हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस श्रीशांत यूनिक्लो क्लासेस से। आज आपको बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया आप लोगों के लिए, विदेशी छात्रों के लिए। हमारे कानून के अंदर हमारे स्टैटिक वीडियो के अंदर देखेंगे जानवरों के बारे में कि जानवरों को जो क्रूरल्टी हो रही है उसको रोका कैसे जाए। जानिए जानवरों का वध करने और उनके प्रति क्रूरता करने संबंधित अपराध। भारतीय दंड विधान के केवल मानव जीवन के प्रति होने वाले अपराधों को अपराध नहीं माना है, अपितु पशुओं के प्रति होने वाले अपराधों को भी अपराध माना है। खाली मनुष्य के हाथ में होने वाले अपराध जो हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मारपीट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वो ही नहीं, अपितु पशुओं के प्रति होने वाले अपराधों को भी अपराध माना गया है। इस मामले में भारतीय दंड विधान अत्यंत उदार है तथा वह भारत की सीमा के भीतर रहने वाले पशुओं की सुरक्षा भी करता है और भारत की सीमा में रहने वाले पशुओं को भी अधिकार प्रदान करता है। हालांकि भारतीय दंड विधान में अलग अलग अधिनियम एवं विशेष भारतीय दंड संहिता के भीतर पशुओं को संपत्ति माना गया है, लेकिन संपत्ति के संबंध में ही दंड भी रखा गया। अगर संपत्ति एसेट्स है तो उनके लिए दंड भी रखा गया, उनको नुकसान पहुंचाए तो उसको दंड मिलना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को परेशान कर सकता है या पशु का वध कर सकता है। कोई भी इंसान भारत की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी पशु को परेशान कर सकता है, न उस पशु को मार सकता है। देखिए हमारे सामने स्क्रीन के सामने जो हाथी हथनी, जो गर्भवती हथनी थी, इसके बच्चे को मार डाला था। अभी हाल ही में हम मामले में गर्भवती हथनी को बारूद खिलाकर मारा गया और एक गाय के मुंह में भी बारूद रखा गया। इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। इन घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य अधिनियमों के माध्यम से पशुओं के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया है। लेखक इस लेख के माध्यम से पशुओं के वध और पशु क्रूरता के संबंध में होने वाले अपराधों के लिए प्रावधानों में कितने दंड की व्यवस्था की गई है, कितनी सजा है, इसके लिए क्या दंड है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भारतीय संविधान द्वारा पशुओं की रक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्गत मूल कर्तव्य दिए गए। इन मूल कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक पर कुछ कर्तव्य रखे गए हैं। ये कर्तव्य भारत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है। हालांकि ये कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं करा जा सकते, परंतु इन कर्तव्यों से प्रेरणा लेकर भारत की संसद नवीन विधानों की रचना अवश्य कर सकती है, जो विधान इन कर्तव्यों को पूरा कराने में सहायक हो सके। हमारे भारत के जितने भी नागरिक है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य महत्वपूर्ण भाग है। अनुच्छेद 51 क से लेकर 6 में एक प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करने का कर्तव्य दिया गया है। हमें लोगों को हमारी झीलें, नदियों को खराब नहीं करनी है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है। वन्य जीवों की रक्षा करनी ही उनका संवर्धन भी करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखना चाहिए। जो जीव जंतु है उनको प्राणी के लिए में दया भाव रखना चाहिए। संविधान में दी गई व्यवस्था के प्रेरणा लेकर भारत की संसद में पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 का निर्माण किया गया है। कौन कौन से एक्ट है? पशु प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 है, 1972 वन्य जीव है और स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 का निर्माण किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पशुओं के होने वाले वध और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को भारतीय दंड संहिता में भी अपराध का रूप दिया गया है तथा भारतीय दंड संहिता में पशुओं के जीवन का मानव के जीवन के समान तो नहीं माना गया है, परंतु पशु को एक संपत्ति की तरह मानकर इनके वध एवं प्रति क्रूरता को दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई भी इंसान अपने पशु को या किसी पशु को हानि पहुंचाने के कारण कर रहा है या क्रूरता करता है, उसे मारपीट करता है, तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध बनाया गया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में संपत्ति विरुद्ध अपराधों के संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं। इन प्रावधानों में एक प्रावधान रिस्ट्री है, जिसे अंग्रेजी में मिसचिफ कहते हैं। मिसचिफ क्या कहते हैं? रिस्ट्री। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना, किसी इंसान की संपत्ति उस संपत्ति से वंचित करना ही नहीं, अपितु उसे क्षति पहुंचाना भी एक अपराध है, क्योंकि ऐसी क्षति या उसकी उपयोगिता नष्ट कर देती है या उसमें ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो स्वामी एवं उपभोक्ताओं के उद्देश्य का पूरा नहीं कर पाती। जो उनका स्वामित्व है या वो उपभोक्ता है, उनका उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाती है। जैसे गाय वो 10 किलो दूध देगी, अचानक से वो 2 किलो दूध लेने लग जाए तो वो
स्वामी का उपभोग उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही है तो उसकी मतलब जो वैल्यू है वो वैल्यू खत्म हो जाती है। यह अपराध पूर्व अपराधों से कम गंभीर प्रकृति का हो सकता है, फिर भी अपराध तो अपराध है, चाहे वह कैसा भी हो, और ऐसे अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था है। इसकी दृष्टि के भीतर पशुओं से संबंधित अपराधों की व्यवस्था भी की गई है। पशुओं के प्रति क्रूरता है उनके वध किए जाने की दृष्टि को गंभीर स्वरूप माना गया है। देखिए भारतीय दंड संहिता में कुछ जो प्रावधान दिए हुए, धारा 428, रुपये 10 के मूल्य के जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि जो कोई 10 रुपये उससे अधिक के मूल्य किसी जीव जंतु को वध करता है या विष देने या विकलांग करने की अनुपयुक्त बनाने के दृष्टि करेगा तो दोनों में से किसी बाती के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की गई है उसे 2 वर्ष की सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इस धारा के भीतर किसी भी पशु का नाम नहीं बताया गया है, केवल मूल्य बताता है। इस मूल्य के किसी जीव जंतु के प्रति कोई किस प्रकार का कृत्य किया जाता है जिससे वह जीव जंतु मर जाए या विकलांग हो जाए, ऐसा हो जाए तो वह कोई उपयोगी नहीं रहेगा। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास रखा गया है, उसे 2 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 429, भारतीय दंड संहिता की धारा 429 किसी भी मूल्य के मवेशी या फिर 50 रुपए से ज्यादा के मूल्य किसी जीव जंतु का वध करता है या उसे विकलांग करने संबंधित इस धारा में हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, गाय, सांड या बैल उसका जो भी मूल्य हो या 50 रुपए से अधिक मूल्य का कोई भी जीव जंतु ऐसी जीव जंतु को जहर देने या विकलांग करने या उसकी हत्या करने का कृत्य करता है तो उसे 5 साल तक का कारावास और दोनों से दंडित किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट केस है गोपाल कृष्ण ब्राह्म कृष्ण भट्ट FIR 1960 केरल के चौधरी के मामले में यह भी निर्धारित किया जाता है कि धारा पशु को स्थायी क्षति पहुंचाए जाने से संबंधित है। जैसे कि हाल ही में अभी हमने हथनी को बारूद खिलाए मार जाने की घटना को भी देखा होगा, हम लोगों ने देखा है ना। ऐसी परिस्थिति में धारा 429 प्रयोज्य होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा को संज्ञेय अपराध बनाया गया है, अर्थात जैसे ही पुलिस को इसका संज्ञान मिलता है वह तुरंत उस इंसान को गिरफ्तार भी कर सकती है और अन्वेषण जांच पड़ताल प्रारंभ कर सकती है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता में भी इस अपराध को जमानतीय भी रखा गया है, परंतु भारतीय दंड संहिता इस अपराध में 5 साल तक का कठोर कारावास दिए जाने का प्रावधान भी करती है। जमानतीय अपराध रखा गया है तो मगर इसके अंदर 5 साल का कठोर कारावास भी का प्रावधान भी दिया गया है। यह धारा धार्मिक प्रयोजन हेतु किसी भी पशु को बलि दिए जाने पर प्रयुक्त नहीं होती है, परंतु ऐसी बलि भी धार्मिक रीति के अनुसार होना चाहिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हाथी, ऊंट, घोड़े इत्यादि बलि नहीं दी जा सकती है तथा बैल और सांड गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में संरक्षित कर दिए गए हैं कि अब केवल चुने हुए पशु रह गए जिनकी बलि दी जाती, जैसे बकरा, भैंस, भेड़ और मुर्गे की बलि दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट धारा जो आने वाली है धारा 429 स्पष्ट हाथी, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड, गाय, बैल इनका नाम लेकर उल्लेखित करती है। इस धारा में पशु को संपत्ति बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि मालिक संपत्ति का उपभोग करता है तो वह पशु को विकलांग भी कर सकता है, उसका वध भी कर सकता है या फिर उसे विष भी दे सकता है। परंतु हाथी, ऊंट, खच्चर इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है, इनको पालने पोसने का संरक्षण दिया गया। गाय, बैल और गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है तथा भैंस, बकरी, भेड़ कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, परंतु ये भी पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित होते हैं। स्लॉटर हाउस रूल्स 2001 के अंतर्गत इन पशुओं का वध भी किया जा सकता है। स्लॉटर जो हाउस रूल है 2001 के अंतर्गत इन पशुओं का वध भी किया जा सकता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 पशु क्रूरता से निपटने के उद्देश्य से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का निर्माण भारत की संसद द्वारा
किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। अधिनियम की धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता के व्यवहार का उल्लेखित करती है, जो साधारण शब्दों में निम्न इस प्रकार है। ये जो 11 पॉइंट दिए हुए, इस 11 पॉइंट के अनुसार भारतीय संसद ने क्रूरता को रोकने के लिए प्रयास करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। नंबर 1, किसी भी पशु को पीटना, ठोकना, मारना, बहुत ज़्यादा सवारी लगाना, बहुत अधिक बोझ लाद देना या उसे यातना देना, फिर उसके साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार करना जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कोई भी पशु अपनी उम्र, कोई भी अंग शिथिल हो जाता है या उसे घाव लग जाती है या किसी फोड़े के कारण वह कार्य करने में असमर्थ है, तो उस पशु को फिर से उस कार्य में नहीं लगाया जाए, क्योंकि उसे लगाएंगे तो वो पशु मरने की कगार पर होता है, उसकी जान भी जा सकती है। नंबर 3, किसी भी पशु को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली दवाई या फिर क्षति कारक पदार्थ जानबूझकर देगा या उसे खिलवाएगा, जिस प्रकार उस हाथी को बेचारे को वो फ्रूट देने का अनानास खिलाया था, उस हाथी की हत्या की गई। किसी पशु या पशु को ऐसी रीति से किसी गाड़ी मोटर यान से लेकर ज़्यादा जिस रीति से ले जाने का पशु को यातना पहुंचे, उस पशु को यातना पहुंच रही है, हमें थोड़ा दया भाव रखना पड़ेगा पशु के प्रति। हम लोग इस तरीके से दयनीय बन जाएंगे, कठोर बन जाएंगे, तो हम लोग इस तरीके से करना गलत है और हमें दंड मिलना अति आवश्यक है। 5वां पॉइंट है, किसी भी पशु को किसी ऐसे पिंजरे में रखना जिसकी लंबाई चौड़ाई छोटा हो और पशु को यातना पहुंचे, उसका पिंजरा बड़ा होना चाहिए। किसी भी पशु को अनुचित या छोटी रस्सी या जंजीर से बांध के रखना भी या फिर कोई भारी वस्तु से बांध के रखना, ये भी गलत है। पशु का मालिक होने के बावजूद भी पशु को खाना पीना नहीं देना, उस पशु को भूखा मारना, ये भी दंड के अपराध में है, उसे इंसान को अवश्य दंड मिलेगा। और 8वां पॉइंट है, बिना कोई उचित कारण किसी पशु को ऐसी जगह छोड़ देना जहां पर उसको दाना पानी खाना नहीं मिले और भूखा मर जाए, ये भी गलत है। कोई विकलांग, भूखा, बीमार और प्यासा ऐसा पशु बिक्री के लिए बाजार में रखना भी गलत है। किसी भी खरीदार को धोखा दिया जाए। 2 पशुओं को आपस में लड़ाई का मनोरंजन करना, ये भी गलत है। पहले बाकी देशों में होता है, 2 पशुओं को भैंस को दोनों को सांड को युद्ध करवाते, लड़ाते खुद के मनोरंजन के लिए, उससे किसी की हत्या हो जाती है, तो ये भी गलत है, इसे रोकना चाहिए, ये भी दंड के अंदर आता है। तो मैं आए दिन देखते हैं हम लोग किस तरीके से बेचारे पशुओं पर निर्दयता हो जाती है, पशुओं को किस तरीके से उनको पीटा मारा जाता है। नंबर 11, गोली चलाकर, निशाना लगाकर पशुओं को मारना। ये सभी बातें क्रूरता की श्रेणी में रखी गई है, इन्हें अपराध बनाया गया है। इस अपराध के लिए यदि प्रथम बार ये अपराध किया जाता है तो कम से कम 25,000 का जुर्माना और जो 1 लाख तक हो सकता है। दूसरी बार फिर ये अपराध किया जाता है तो इसे 3 महीने तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अगर कोई इंसान अपराध वापस दूसरी बार करता है तो उसे 3 महीने की सजा का प्रावधान भी है, उसे 3 महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी। इन पशुओं की सुरक्षा के एक बोर्ड का गठन किया गया है, जो केंद्रीय बोर्ड होता है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिसका अध्यक्ष केंद्र सरकार का वन महानिरीक्षण होता है। यह बोर्ड अलग अलग राज्यों में अलग अलग समितियां बनाता है। यह समितियां नगर निगम और नगर निकाय के अंतर्गत संचालित होती है। इन समितियों द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। जो नियम बताया गया 11 नियम है, उसके अनुसार जो समिति बनेगी केंद्र सरकार के अंदर, समिति स्टेट बोर्ड की है, उसके बाद जिला समिति या नगर निगम है, वो संचालित इस अधिनियम के अंतर्गत करेगी। हम लोगों को एनिमल क्रूरटी को रोकना है, हमें एनिमल्स को, पशुओं को मरने से बचाना है। यह क्रांतिकारी अधिनियम है जो भारत की सीमा के भीतर पशुओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत कारगर है। इस अधिनियम के अंतर्गत मनुष्य से भिन्न किसी जीव को पशु कहा गया है। अगर कोई मनुष्य किसी पशु पर हिंसा करता है, अर्थात सारी धरती जीवित प्राणी भारत की सीमा के भीतर सुरक्षित कर दिए गए हैं। हालांकि जैसे आवारा कुत्तों को मारने, चिड़ियाघर चलाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। चिड़ियाघर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान एवं जानकारी के लिहाजा चलाए जाते हैं कि लोगों को पता रहे कि ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा पशु है, पशु है, उसके बारे में उनको पता रहे।
चिड़ियाघर का उद्देश्य जानवरों का नुमाइश कर उनसे धन कमाना नहीं होता, जैसा कि भारत में बंदरिया को नचाकर मदारी खेल दिखाया करते हैं, सांपों को नचाकर सपेरे खेल दिखाया करते हैं, वो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। इससे भी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी इंसान किसी जानवर से इस तरह के कार्य नहीं करा सकता है। कोई सर्कस इत्यादि में कोई प्रशिक्षण देकर जानवरों से काम लिया जाता है, ऐसे प्रशिक्षण में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इस बोर्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यह बोर्ड इसकी निगरानी करता है कि पशुओं के साथ कोई क्रूरता तो नहीं हो रही है। निवारण अधिनियम 1960 में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी उल्लेखित की गई है। पशु निवारण अधिनियम 1960 के रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रक्रिया जो प्रोसेस है वह उल्लेखित भी करती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। स्टे ट्यून। थैंक यू। लोगों को जीवों की रक्षा करनी चाहिए।